हेलो एंड गुड मॉर्निंग। क्लास 11th में जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ना सीखना समझना शुरू करते हैं तो हमारे सामने कई सारे नए नए शब्द आते हैं अकाउंट्स में, जिनका मतलब हमें पता नहीं होता है, क्योंकि अभी तक उन शब्दों से हम लोगों का कोई लेना देना होता है नहीं। पर इन शब्दों का मतलब हमारे लिए समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे आगे अकाउंट सीखने में समझने में काफी आसानी होती है। तो आज हम लोग उन्हीं सारे शब्दों का मतलब एक एक करके समझेंगे। तो जैसे कि पहला है एसेट, संपत्ति। एसेट्स को संपत्ति कहते हैं हिंदी में। तो वे सब व्यापार का वो सभी मूल्यवान वस्तु जिस पर कि व्यापार का स्वामित्व है, व्यापार का मालिकाना हक है, वो व्यापार के लिए एसेट्स है, संपत्ति है। अब ये कई प्रकार का होता है संपत्ति, जिसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे पहला फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्ति, वे सभी संपत्ति जो व्यापार में लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए रखा जाता है, वो व्यापार का फिक्स्ड एसेट्स है, स्थायी संपत्ति है। इसके उदाहरण है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर आदि आदि। दूसरा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो है जिसे व्यापार साल भर के अंदर कैश में बदल लेता है, उसे साल भर के अंदर नगद में बदल लिया जाता है। तो इसके उदाहरण है कैश, बैंक डिपॉजिट, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सभी। फिर है तीसरा फिक्टिशियस एसेट, जिसे नॉमिनल एसेट भी कहते हैं, नाम मात्र की संपत्ति। ये वास्तव में कोई संपत्ति है ही नहीं, इसे केवल तकनीकी आधार पर आर्थिक चिट्ठे, बैलेंस शीट में संपत्ति की तरफ दिखाया जाता है। ये है क्या कि जैसे हम लोग इसके उदाहरण है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, जिसे कि फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस व्यापार शुरू करने के पहले बहुत सारे खर्च होते हैं, बहुत सारा कुछ पता करना होता है, इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता है, इसमें काफी सारे खर्च हो जाते हैं। तो ये जो खर्च होते हैं व्यापार शुरू होने के बाद इन्हें हर साल लाभ से थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करके राइट ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन जब व्यापार शुरू होगा तो उसे तुरंत एक ही साल में तो ये खत्म होने वाला है नहीं, इसे थोड़ा करके हर साल के लाभ से राइट ऑफ किया जाएगा। लेकिन तब तक इसे आखिर कहां दिखाया जाए, तो इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। ये नाम मात्र का संपत्ति होता है, या इसे फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स भी कहते हैं। या फिर इसमें एक एग्जांपल है अंडरराइटिंग कमीशन का, अभिगोपक, जिसे अंडरराइटर को बोलते हैं, अभिगोपक। तो अंडरराइटिंग कमीशन है क्या? बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर बेचने के लिए किसी न किसी एक व्यक्ति को, एजेंट को पकड़ता है, और जिसके जरिए वो अपने सारे शेयर्स बिकवाता है, तो उसे जो इस काम के लिए कमीशन दिया जाता है, ये अंडरराइटिंग कमीशन होता है। ये भी फिक्टिशियस एसेट्स ही है, या बोलिए नॉमिनल एसेट्स। तो ये हो गया फिक्टिशियस एसेट, जिसे आगे के वर्षों में जब से व्यापार शुरू होता है तो वो अपने लाभ से थोड़ा करके इसे एडजस्ट करके समाप्त कर देता है। अब उसके बाद है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जिसे कि हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, पर इसका अपना वैल्यू होता है, क्योंकि ये व्यापार के लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ा देता है। जो अर्निंग, जो कैपेसिटी है बिजनेस का, जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, वो इसके इंटेंजिबल एसेट्स के होने से बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि दो एक ही तरह का बिजनेस है या दुकान है, दोनों का सेटअप भी एक ही है, माल का क्वालिटी भी एक ही है, फिर भी एक दुकान जो है दूसरे से ज्यादा कमा रहा है। तो ये क्यों होता है? ये होता है उसके अच्छे नाम के कारण। उसका नाम, उसका ख्याति फैला हुआ है। ख्याति को ही अंग्रेजी में गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल बिजनेस के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स, इसकी एग्जांपल है गुडविल या ट्रेडमार्क। तो वो सारे एसेट जिसे ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस के लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ा देता है, उसे इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद है वेस्टिंग एसेट्स। ये वेस्टिंग एसेट्स क्या है कि ये समय के साथ, समय गुजरने के साथ या उसके यूज करने से उसके क्षमता को में कमी आता जाता है, वो घटता चला जाता है वो संपत्ति। तो वैसा संपत्ति जो समय के साथ घटता चला जाता है या यूज उसका इस्तेमाल करने पर वो घटता चला जाता है, वो वेस्टिंग एसेट्स होता है। इसके एग्जांपल है माइंस, खदान, खान जिसको कहते हैं, जिसमें खुदाई करते जाएंगे तो एक समय के बाद उससे मिनरल्स निकलना बंद हो जाएगा। तो ये वेस्टिंग एसेट्स है। या ऑयल वेल्स,
तेल का कुआं में भी तेल निकालते रहेंगे तो एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएगा। या पेटेंट या लीज, ये सारे इसके एग्जांपल है वेस्टिंग एसेट्स के। उसके बाद है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स वो है जिसे हम जब चाहे कैश में बदल लें, मतलब उसे तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सके, वो लिक्विड एसेट्स होता है। जैसे कि कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सभी। इसमें याद रखना कि स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस लिक्विड एसेट्स में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो ये हो गया लिक्विड एसेट्स। तो ये एसेट्स और उसके टाइप हो गए। अब हम लोग देखते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बिजनेस को जो भी कुछ भुगतान करना है, बिजनेस को जो भी कुछ चुकाना है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, कर्ज है। तो इसमें भी उसके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे एक हो गया फिक्स्ड लायबिलिटी। तो फिक्स्ड लायबिलिटी में स्थायी दायित्व। ये फिक्स्ड लायबिलिटी क्या है? वैसा दायित्व जिसका भुगतान बिजनेस को 1 साल के बाद करना है, 1 साल के बाद करना है, वो बिजनेस का फिक्स्ड लायबिलिटी होता है। फिर दूसरा है, हाँ, तो इसका एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन, यानी कहीं से कर लिया लंबी अवधि के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लोन हो गया, या डिबेंचर हो गया, डिबेंचर। और दूसरा है फिक्स्ड लायबिलिटी के बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है कि जिसका व्यापार को 1 साल के अंदर भुगतान कर देना है, मतलब बिजनेस का वो सारा दायित्व जिसको बिजनेस को 1 साल के अंदर चुका देना है, वो हो गया करंट लायबिलिटी। इसके एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। अब आता है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी जो एक्चुअली अभी है नहीं, पर कोई घटना घटने पे वो लायबिलिटी बन सकता है, इसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं, जिसे हिंदी में आकस्मिक दायित्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अगर हमने कोई बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, अब पता चल रहा है कि बिल का जो एक्सेप्टर है उस बिल का पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा, हमें बैंक को वो पैसे चुकाने होंगे। या केस पेंडिंग इन द कोर्ट फॉर लायबिलिटी, या कोई केस हमारे किसी आउटसाइडर ने हमारे ऊपर कर रखा है किसी तरह के कंपनसेशन के लिए, अगर वो केस हम हार गए तो हमारे लिए वो लायबिलिटी बन जाएगा उस कंपनसेशन का भुगतान करना। तो ये एक सारा कंटीजेंट लायबिलिटी है जो फिलहाल नहीं है, पर कोई घटना के घटित होने से वो लायबिलिटी हमारे ऊपर बन सकता है। या फिर हमने कोई गारंटी दे रखा है, किसी के लिए हमने गारंटी दिया है, अब किसी तरह का कर्ज लिया उसने, उसके लिए हमने गारंटी दिया कि इसका गारंटी मेरी तरफ से हमने दिया आपको। तो अगर वो लोन का भुगतान जिसने लोन ले रखा है वो नहीं करता है, तो उस स्थिति में वो लायबिलिटी, उस लोन को चुकाने का लायबिलिटी हमारा हो जाएगा। तो ये सारे कंटीजेंट लायबिलिटी है जो कि किसी मतलब उस तरह का कुछ घटना घट जाए तो हमारे लिए लायबिलिटी बनेगा, अदरवाइज ये दायित्व नहीं है। फिर है कैपिटल। 4 नंबर में आते हैं। तो 4 नंबर में ये कैपिटल भी होता है फिक्स्ड कैपिटल, अस्थायी पूंजी। ये क्या है? पूंजी का वो हिस्सा जो बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स में लगा है, यानी कहने का मतलब पूंजी का वो हिस्सा जिससे बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदा गया, वो फिक्स्ड कैपिटल होता है। उसके बाद है फ्लोटिंग कैपिटल। ये पूंजी का वो हिस्सा है जो बिजनेस के करंट एसेट्स में लगा है, मतलब ये पूंजी का वह भाग है जिससे बिजनेस के लिए करंट एसेट्स खरीदा गया। और फिर तीसरा है वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या है? जो बिजनेस के डेली एक्सपेंस के लिए जो धन चाहिए वो वर्किंग कैपिटल होता है। जो ये वर्किंग कैपिटल जो कि डे टू डे एक्सपेंस बिजनेस का है उसके लिए ये अवेलेबल होता है। तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल। फिर है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स होता है कि बिजनेस के मालिक द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से रुपया निकाल लेना या बिजनेस से माल निकाल लेना, मतलब अपने पर्सनल घरेलू या पर्सनल यूज के लिए, या फिर बिजनेस का कोई एसेट अपने यूज में ले आना पर्सनल यूज में। तो ये सभी जो है, या रुपया निकाल लेना बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, या माल निकाल लेना बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, या बिजनेस का कोई एसेट पर्सनल यूज में लाना, ये सारा क्या हो गया? ये ड्रॉइंग्स होता है। उसके बाद स्टॉक। तो स्टॉक जो किसी भी एक निश्चित तिथि को हमारे पास उपलब्ध माल है, जो वो बिजनेस का स्टॉक होता है। ये स्टॉक 2 तरह से होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो माल साल के अंत में बच गया है वो क्लोजिंग स्टॉक है, और नए साल के शुरू में, जैसे मान लिया सपोज कि 31 मार्च 2020 को 4000 का
माल है जो बचा हुआ है, तो ये 31/2020 को ये 4000 क्लोजिंग स्टॉक है माल का, और यही 1 अप्रैल 2020 को नए साल में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। मतलब साल के अंत में बचा हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक, और नए साल में वही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। उसके बाद अब ये क्या है, स्टॉक भी तीन तरह से हो सकते हैं। एक हो सकते हैं रॉ मटेरियल, बिल्कुल कच्चा माल। दूसरा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, यानी वो माल जो कि जो कि अभी बनने के प्रक्रिया में है लेकिन पूरी तरह बना नहीं है, तो ये हो गया सेमी फिनिश्ड गुड्स। और तीसरा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो पूरी तरह बनकर माल हमारे पास पड़ा हुआ है। तो 3 तरह के हो गए, एक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, एक हो गया स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल, बिल्कुल रॉ मटेरियल हमारा कच्चा माल। सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो कि बनने की प्रक्रिया में है, पूरी तरह बना नहीं है। और फिनिश्ड गुड्स, जो बनकर माल हमारा तैयार है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर अभी हमें कई सारे शब्द हैं, ये तो मात्र 5-6 शब्द हुए। उम्मीद है कि 22-24 और शब्द होंगे जो कि मुख्य रूप से अकाउंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। उसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।